अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन इश्यूज हैं, ये बीमारियां आम हैं बेटा, तो इनमें से सवाल लाजमी बनता है। और जो पिछला चैप्टर था जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां पढ़ा था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जब बीमारियों के बारे में लिखेंगे तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, और उसकी वजूहात लिखेंगे, अलामात लिखेंगे और उसका इलाज लिखेंगे जब एक बीमारी के बारे में पूछा जाएगा। अगर ख़ास चीज़ पूछी जाएगी कि इस बीमारी की वजूहात और अलामात बयान करें, तो फिर आप बस वही लिखेंगे। ये उर्दू मीडियम के लिए लेक्चर है, इंग्लिश मीडियम के लिए अपलोड हो चुका है, बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले बीमारी है बच्चे, 5 बीमारियाँ पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। पहली बीमारी है ब्रोंकाइटिस। इसके अगर आप गौर करें तो ये हमने ब्रोंक्यूल्स पढ़ा था, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ट्रेकिया जा रही थी और आगे एक इसमें से निकलकर इस फेफड़े की तरफ चली गई बेटा, और एक इस फेफड़े की तरफ चली गई, ठीक है। और हमने ट्रेकिया से ये जो दो, यानी कि विंड पाइप, हवा वाली नाली से ये जो दो निकल रही थी नालियां मजीद, हमने इनको बोला ब्रोनकाई, और अगर एक थी तो हम इसको ब्रोंकस बोलते थे। तो ये नाम वही से है, ब्रोनकाइटिस। आइटस, ये जो लफ्ज़ है ना, ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोजश, ठीक है। और ब्रोंक, यहाँ से आपको बस पता चल गया है कि ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में होने वाली सोजश है। तो नाम से जाहिर है, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। MCQs भी आते हैं कि बीमारी किससे मुतालिक है, ब्रोंकाइटिस किससे मुतालिक है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये जो आइटस है ये जहाँ भी लग जाए इसका मतलब होता है सोजश, और इसके पीछे जो टर्म होती है वो बताती है कि कहाँ पे सोजश है। मिसाल के तौर पर यहाँ ब्रोंक आइटस लिखा है तो इसका मतलब है ब्रोंकाई में सोजश है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा हो आर्थराइटस तो फिर वो ज्वाइंट की सोजश थी। अगर लिखा हो गैस्ट्राइटिस तो गैस्ट से मुराद मैदा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और आइटस सोजश। तो ये टर्में बयान करती हैं, ठीक है। तो साइंटिफिकली आप इसको समझा करें, चीज़ों को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस की क्या तारीफ है, आप ये तारीफ लिखेंगे कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली सोजश को हम इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है सोजश का, हम इन्फ्लेमेशन साइंटिफिकली बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जब आपके कोई केमिकल है वो आपके जिस्म पे असरअंदाज होता है, या कोई रेडिएशन है, या कोई चीज़ है जो कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह है, जब वो आपके जिस्म पर असरअंदाज होता है तो जिस्म एक रिएक्शन देता है, जिस्म का दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या है, अगर वो ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाए तो उसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सोजश हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे हो वहाँ पे कोई एरिया रेड हो सकता है या डिसफंक्शनल हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे आपको दर्द महसूस हो सकता है उस हिस्से में जहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन हो। तो ये है इन्फ्लेमेशन, ये आपका दिफाई निज़ाम है। तो ब्रोनकाई या ब्रोनक्यूल्स में, ब्रोनकाई आपको पता है कि ये जो ट्रेकिया से आ रही हैं, अगर ये दोनों को हम कहेंगे, जमा करेंगे तो हम इनको ब्रोनकाई बोलेंगे, एक होगी तो हम इसको ब्रोनक्यूल बोलेंगे, ठीक है। अगर अकेली अकेली की बात करें जो अलग अलग फेफड़े में जाती है, ब्रोनकाई या ब्रोनक्यूल्स में होने वाली सोजिश को ब्रोनकाइटिस कहते हैं। अब ये जो ब्रोनकस है ये आगे जाकर मजीद आगे तकसीम हो जाती है ना, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोनक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्रोनकाइटिस में ब्रोनक्यूल्स की अंदरूनी जगह कम हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एक नॉर्मल ब्रोंकस है, ठीक है, नाली है, इसमें जगह काफ़ी है, सांस अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है ये तंगी का शिकार है, ठीक है। यहाँ पे सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। क्यों तंगी का शिकार है बेटा जी, वजह क्या है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा ये इसकी तारीफ थी ब्रोंकाइटिस की। आगे इसकी दो इकसाम है। जो ब्रोंकाइटिस है या तो वो एक्यूट हो सकता है, ठीक है, और या फिर हो सकता है क्रॉनिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में फ़र्क लिखें। देखें बच्चे, क्रॉनिक का मतलब होता है, एक्यूट का मतलब होता है शदीद। ये चीज़ शदीद होती है लेकिन होती कम अरसे के लिए है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अरसा 2 हफ्ते तक यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कम अरसे के लिए होगी लेकिन शदीद होगी, बड़ी शिद्दत के साथ होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा फसलों में स्प्रे केमिकल कर रहा है, ठीक है, केमिकल स्प्रे कर रहा है, तो उसको वो स्प्रे है, अगर वो उसके ऊपर असरअंदाज हो जाए तो वो उसको शदीद नुकसान पहुंचाएगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इवन इट कैन लीड्स टू डेथ, उसकी मौत वाक़ हो सकती है, या फिर उसको बेहोशी की तरफ लेकर जा सकती है। तो हमने कहा कि ये चीज़ है एक्यूट, शदीद। लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है, हम कहते हैं कि एक बंदा
कोई 10-15 साल वो ट्रैक्टर चला रहा है, ट्रक चला रहा है, ठीक है, क्रॉनिक में हम देखते हैं, क्रॉनिक किस टर्म को बोलते हैं। 10-15 साल बाद उसे पता चला कि आस्ता आस्ता जो है वो रीढ़ की हड्डी है मेरी, उसमें मसला बन रहा है सीट पे बैठकर, या दूसरे मसाइल बन रहे हैं, तो ये चीज़ होती है क्रॉनिक। तो एक्यूट और क्रॉनिक का फ़र्क समझे, एक्यूट कम अरसे के लिए होता है लेकिन होता बहुत शदीद है, ठीक है, और जो क्रॉनिक होता है ये लंबे अरसे के लिए होता है, आस्ता आस्ता लेकर चलता है ये, ठीक है, ये आस्ता आस्ता बंदे को ख़त्म करती हैं चीज़ें। तो एक्यूट यानी कि कम अरसा 2 हफ्ते, तो आपने इसके बारे में ये लिखना है, यानी कि शदीद है ये, और क्रॉनिक है यानी लंबे अरसे सालों का भी हो सकता है। तो ये ब्रोंकाइटिस की दो जो है बेटा हैं, बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है आपने। साइंसी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप मेन थीम लिखते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ज़्यादा वहाँ पे आपको फिलॉसफी झाड़ने की ज़रूरत नहीं होती पेपर में, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई की दीवारों में म्यूकस पैदा करने वाले सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। अब ये क्रॉनिक है, जो लंबे अरसे तक चल रही है, तो ब्रोंकाई की जो दीवारें हैं वहाँ पे म्यूकस पैदा करने वाले सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। आपको पता है, हमने कहा था कि म्यूकस होता है ये अच्छी चीज़ होती है। बुरी कब बनती है ये मैं बताता हूँ। अच्छी उस वक्त तक है जब तक ये नॉर्मल है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब ये देखें म्यूकस क्या है कि ये आपको पता है कि जब बैक्टीरिया अंदर जाते हैं सांस के जरिए, नाक के जरिए, या फिर कोई डस्ट के पार्टिकल जाते हैं तो ये उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। ये म्यूकस और बाल जो हमने पढ़े थे नेजल कैविटी में, ये उसको रिमूव करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां बहुत सारे बैक्टीरिया जा रहे हैं, या बहुत सारी वायरसेस हैं, इन्फेक्शन पैदा करने वाले केमिकल्स हैं, या धुएं से आपका बहुत ज़्यादा, या आप सिगरेट नोशी करते हैं, तो ये म्यूकस वाले पैदा करने वाले जो ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले पहले जो केमिकल हैं, ये आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए म्यूकस भी ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब म्यूकस ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है तो जाहिर बात है उनको जो म्यूकस पैदा करते हैं वो सेल्स ही पैदा करेंगे ना, तो वो सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो उसको मारने के लिए एक फ़ौज खड़ी करनी पड़ती है, ठीक है। अब आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं, आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो उनको मारने के लिए आपके जिस्म के अंदर जब वो जाएंगे तो मारने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो फौज की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो म्यूकस वाले सेल्स की तादाद बढ़ेगी और वो ज्यादा म्यूकस पैदा करेंगे, तो इससे क्या है ब्रोंकाई में ज्यादा म्यूकस रहने लगता है, ठीक है। तो ब्रोंकाई में ये देखें ये म्यूकस ज्यादा हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से इससे तनफुस में आने और जाने वाली हवा के रास्ते में क्या आ गई है, रुकावट आ गई है। तो ये है बेटा ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली सोजश यानी कि इन्फ्लेमेशन है, और इसकी दो इकसाम है, और ब्रोंक्यूल्स की अंदरूनी जगह इसमें कम हो जाती है, ये देखें आप। और एक्यूट में क्या होता है, ये कम अरसे के लिए रहती है, क्रॉनिक लंबे अरसे के लिए चलती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो लंबे अरसे के लिए चलती है उसमें म्यूकस पैदा करने वाले सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, दफाई निज़ाम एक्टिव हो जाता है, और इससे ज़्यादा म्यूकस रहता है, और तनफुस में यानी कि सांस लेने में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और हवा के रास्ते में रुकावट आ जाती है। तो ये जो म्यूकस है ये क्या है, मेन वजह बनता है, जिसे हम बलगम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोजश का जो है इसे हम सोजश बोल देते हैं, ठीक है। तो ये म्यूकस यानी कि बलगम है। अब इसकी वजूहात आपने लिखनी है, आपसे पूछा जाए तो वायरस या बैक्टीरिया, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं लेकिन इस दफ़ा लॉन्ग नहीं आना, तो ठीक है। वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन, ठीक है। वजूहात क्या हो सकती हैं, बैक्टीरिया या वायरस क्या है ये इन्फेक्शन आपको कर सकते हैं, ठीक है। सोजश पैदा करने वाले केमिकल, ठीक है, जैसे तंबाकू का धुआं, सिगरेट नोशी, अगरचे आप नहीं करते लेकिन अगर दूसरा बंदा कर रहा है तो उसकी वजह से। अलामात, अलामात क्या हैं, खांसी आएगी, सांस में हल्की हल्की खरखराहट होगी, बुखार होगा, सर्दी लगना और सांस की तंगी। ये जो सांस की ये जितनी बीमारियां पड़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इनके जो अलामात है ना, सिम्टम्स जिसे हम बोलते हैं, वो सेम ही है तकरीबन, थोड़ा बहुत फ़र्क है। इलाज क्या करेंगे, अद्वियात खांसी ख़त्म करने वाली ताकि सांस लेने में आसानी हो, ठीक है ना। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स, देखें बच्चे, एंटी का मतलब होता है मारना, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया को। तो अगर तो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है आपको तो आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है वायरस की वजह से तो आप क्या यूज़ करेंगे, एंटीवायरल। एंटीवायरल मतलब जो
वायरस को मारेंगी अद्वियात, ठीक है। तो जब ये किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होगा तो आप क्या इसलिए बेटे तशखीस बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। घर बैठ कर इलाज करना अच्छी जो है वो अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको वायरस की वजह से हुआ हो और आप एंटीबायोटिक्स खा खा कर जिस्म का और नुकसान कर दें, ठीक है। तो नीम हकीम वबाले जान, घर बैठकर आपने इलाज नहीं करना। हो सकता है वायरस की दवा खाने से एक दो दिन में आपको आराम आ जाए, ठीक है, चंद दिनों में आराम आ जाए, लेकिन जो उसकी वजह से जो हो आप ऐसे एंटीबायोटिक खाते रहें तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो वजह ही नहीं है, वजह को ख़त्म किया जाता है। जलन पैदा करने वाली चीज़ों, मतलब जिसे आप इरिटेंट्स बोलते हैं, मतलब धुआं और आलूदगी से बचना, तो ये क्या है, इसका इलाज है। तो इसमें एहतियाती तदाबीर भी हैं और डॉक्टर के पास जाना भी शामिल है। दूसरी बीमारी है बच्चे एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवारें हैं वो नरम होकर टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किस बीमारी में दीवारें एल्वियोलाई की टूट जाती हैं। देखें बच्चे, हमने पढ़ा, ये देखें ये आपके सामने है सारा, कि ये ट्रेकिया आ रही है जिसे हमने विंड पाइप बोला, ये इस पिपड़े की तरफ चलेगी, वो नहीं दिखाया गया, ये वाला एक पिपड़ा लेफ्ट साइड वाला दिखाया गया है। तो ये आगे जाकर ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में तकसीम हुई और ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एल्वियोलाई हैं जहाँ पे गैसों का तबादला होना है, ठीक है। एल्वियोलाई में गैसों का तबादला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये उसको एल्वियोलाई को बड़ा करके दिखाया गया है। ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, ठीक है, जहाँ पे गैसों का तबादला बिल्कुल ठीक हो रहा है, और ये हैं बेचारे टूटी दीवारों वाले एल्वियोलाई। अब ये जो टूटी दीवारों वाले एल्वियोलाई हैं, जब ये दीवारें टूट जाएंगी तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे एम्फीसीमा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये छोटी छोटी जगह होती हैं, ये यहाँ पे आप देखें छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे गैसों का तबादला बड़े अच्छे तरीके से, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सरफेस एरिया फराहम करते हैं जहाँ पे गैसों का तबादला होता है। लेकिन होता क्या है, जब एम्फीसीमा कंडीशन आती है बीमारी, तो ये छोटी छोटी जगह इस तरह टूटकर एक बड़ी जगह में इस तरह की में कन्वर्ट हो जाती हैं और गैसों को तबादले के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं मिलता, सतही रकबा नहीं मिलता, जिसके नतीजे में गैसों का तबादला अच्छे से नहीं हो सकता। आपके जिस्म में ऑक्सीजन की डेफिनेटली जब कमी हो जाएगी, जब गैसों का तबादला अच्छे तरीके से नहीं होगा, ठीक है। आपकी कलरेशन है, जो रंग है वो पीला हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, आपके खून में आपके दिल को मुख्तलिफ आर्गन मुतासर हो सकते हैं, ठीक है। तो एम्फीसीमा में एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवारें नरम होकर टूट जाती हैं, बहुत सी छोटी जगहों की बजाय एक बड़ी जगह बन जाती है जैसे ये मैंने दिखाया, और गैसों के तबादले के लिए सतह कम पड़ जाती है, इसलिए मरीज को सांस लेने में मुश्किल होती है। बेटा इसकी वजूहात क्या है, किस वजह से ये होता है एम्फीसीमा? हवा में मौजूद सोजश पैदा करने वाले केमिकल्स, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, केमिकल्स सोजश पैदा करने वाले, ज़्यादा अरसा तक सामना करना, ठीक है, मतलब तंबाकू का धुआं, एक बंदा बड़ी देर तक तंबाकू नोशी करता है तो उसको ये होती है। केमिकल खुशबुएं जो लोग बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, और एयर पोल्यूटेंट्स जिसे हम हवाई पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। इसकी अलामात क्या आएंगी बेटा, किस तरह पता चलेगा कि ये एम्फीसीमा है? सांस की तंगी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, देरीना खांसी होगी, क्रोनिक कफ जिसे हम बोलेंगे, देखें ये क्रोनिक लिखा हुआ है, यानी कि ये लंबे अरसे तक जो चलती है, ठीक है ना। म्यूकस के साथ होगी या बगैर, यानी कि बलगम या बलगम के बगैर खांसी हो सकती है, सांस में खरखराहट हो सकती है, और सीने की जो है चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, सीने की जकड़न हो सकती है। तो ये अलामत आपने याद करनी है। इसका इलाज में क्या है? खांसी कम करने वाली और सांस की तंगी से आराम की अद्वियात, ठीक है, जो डायलेट करें, जो इन नालियों को खोल दें, ऐसी अद्वियात, ठीक है। एम्फीसीमा का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता, सिर्फ ये इसको ये है कि आप इसको वक्ती तौर पे आराम देने वाली ये जो दवाएं हैं ये यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बीमारी है बेटा नमूनिया, ठीक है, बहुत आम है, इसमें से सवाल आता है। नमूनिया में क्या होता है, ठीक है, नमूनिया फेफड़ों में एक सोजश है, ये भी इन्फ्लेमेशन है जो एल्वियोलाई में इन्फेक्शन की वजह से होती है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि एल्वियोलाई टूटे हैं, उनमें इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल एल्वियोलाई है और ये एल्वियोलाई में पास है, तो इसमें एक पास टाइप जो एक मवाद सा है इस तरह का, ये डेवलप होता है। नॉर्मली इस तरह की होती हैं, जब पास आ जाए तो इस तरह होती हैं, ठीक है, ये एक्सरे में भी नज़र आ जाती है। तो नमूनिया में एल्वियोलाई, नमूनिया से एल्वियोलाई में पास भर जाती है, ठीक है। देखें बच्चे, अगर ये एक पिपड़े को मुतासर करे तो उसे हम ठीक है, ऐसे नमूनिया की इकसाम होती हैं, ठीक है। डबल नमूनिया होता है
कि जिसमें आपके अगर दोनों फेफड़े मुतासर हों तो उसको हम डबल नमूनिया बोलते हैं, और अगर आपका एक फेफड़ा मुतासर हो तो उसे हम सिंगल नमूनिया बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या हैं? बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, या फंजाई से होने वाले इन्फेक्शन है। ठीक है। तो ये फंगस की वजह से भी हो सकता है नमूनिया, वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की वजह से होगा तो बैक्टीरियल नमूनिया होगा, वायरस की वजह से होगा तो वायरल नमूनिया होगा, फंजाई की वजह से होगा तो फंगल नमूनिया होगा। इसके अलामात, तेज बुखार होगा, सर्दी लगेगी, तो ये नमूनिया की खास अलामत है, सर्दी लगना। सांस में तंगी होगी और बलगम वाली जो है वो खांसी आएगी। ठीक है। उसका इलाज किस तरह आप करेंगे? इलाज क्या है? बैक्टीरियल नमूनिया का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। देखें बच्चे, जो बीमारी की तशखीस है वो बहुत ज़रूरी है, मैंने आगे आपको बताया। तो बैक्टीरियल नमूनिया का इलाज एंटीबायोटिक से, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाइयात होती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटी मतलब मारना, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया को। अगर वायरल नमूनिया होगा, वायरस की वजह से होगा, तो उसके लिए हम एंटीवायरल अद्वियात यूज करेंगे। और अगर फंगल होगा नमूनिया, फंगस की वजह से होगा, तो उसके लिए हम एंटी फंगल अद्वियात इस्तेमाल करेंगे। और बैक्टीरियल नमूने से बचाव के लिए जो वैक्सीन हैं वो भी दस्तयाब होती हैं, एक दफ़ा लगवाएं तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी नहीं होता। शुरू में ये नमूनिया से बहुत सारी डेथ्स होती थी, अब भी होती हैं, लेकिन अब इसका जो इलाज काफ़ी हद तक है वो डेवलप्ड है। ठीक है। आगे है बटे अस्थमा। ठीक है। दमा जिसे हम बोलते हैं, दमा एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये ब्रोंकाई में एक सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारें सूज जाती हैं। ठीक है। तो इसमें दीवारें क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूज जाती है, नालियों में सकड़ाव आ जाता है, यानी कि सुकड़ जाती हैं। ठीक है। और सुकड़ने की वजह से इनके अंदर जो है वो तंगी पैदा हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। अलामात क्या हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे। ये मतलब कि ये जो मरीज होते हैं अस्थमा के, ये कोई भी एलर्जन आए या हवा में पोलन आए या कोई मतलब धुआं है करीब, थोड़ा सा बंदा फटका है करीब धुएं वाला या सिगरेट वाला, तो उसकी वजह से भी इनका ये जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये एलर्जन गए नहीं है और इनकी सकड़ाव आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये म्यूकस बनता है, बलगम बनती है। अलामात में सांस की तंगी है, खरखराहट है, यानी कि सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आती है, ये कॉमन है इनमें। खांसी है और सीने में तंगी के दौरे हैं। वजूहात क्या हैं? एलर्जेंस, एलर्जी पैदा करने वाले अवामल हैं जिन्हें हम एलर्जेंस बोलते हैं। मतलब एलर्जन के नाम लिखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि एलर्जेंस के नाम लिखें कि एलर्जन क्या है। तो एलर्जन क्या है कि दमा के मरीजों में एलर्जी पैदा करने वाले अवामल हैं, इनको एलर्जी होती है इनसे, मतलब गर्दो गुबार के कीड़े, डस्ट माइट्स जिसे हम बोलते हैं, पोलन, फफूंदी, मोल्ड। ठीक है। और पालतू जानवरों की खुश्की। ठीक है ना। और यानी कि ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। उसके बाद मौसमियाती तब्दीली, अगर ठंडी हवा आ गई है। ठीक है। उसके बाद वरासती अवामल भी होते हैं, अगर किसी को ख़ानदान में एलर्जी हो तो आगे ये ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी कि ये एलर्जी एक क्या है, इनहेरिटेंस के तौर पर भी आगे जाती है, ये अस्थमा जो है दमा। ठीक है। इलाज क्या है? दमा के दौरे के दौरान ब्रोंक्यूल्स खोलने वाली अद्वियात, वही डायलेटर्स। ठीक है। डायलेटर्स जो दिए जाते हैं, जो खोलते हैं इन नालियों को, वो दिए जाते हैं। ब्रोंक्यू डायलेटर्स जिसे हम बोलते हैं, यानी कि ब्रोंक्यू मतलब ब्रोंक्यूल्स, डायलेटर मतलब उसे एक्सपैंड करना, खोल देना, ताकि उसमें से जो गैसों का तबादला है, हवा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन पास हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारी आखिरी है इसकी, फेफड़ों का कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये अकेला ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। ठीक है। लंग कैंसर, कैंसर जिसे हम बोलते हैं, सरतान बोलते हैं, यानी कि कैंसर की तारीफ हमेशा बेटा यही होती है कि गैर मामूली सेल्स का मजमुआ या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ दी सेल्स। देखें सेल्स हमारे जिस्म में, ये तो फेफड़ों का कैंसर है ना, किसी भी कैंसर की डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको कि कैंसर का मतलब ही ये होता है कि जिस्म में सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन। हमारे जिस्म में सेल साइकिल आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि बड़े एक कंट्रोल फैशन में सेल डिवीजन होती है। ठीक है। कंट्रोल फैशन का मतलब ये है कि जितने सेल्स चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, माइटोसिस होती है उनमें, हर एक जगह पे, एक स्टेज पे जितने भी सेल साइकिल के मराहल हैं, एक चेक पॉइंट है, वो देखता है सेल को कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं है, वहां पे उसको स्टॉप करता है ताकि बुरे सेल्स ना जाएं। अगर वहां पे भी सेल साइकिल में कोई कमी बेशी आ जाए, वहां पे कोई आ जाए डैमेज, डीएनए का डैमेज आगे पास हो गया है,
तो फिर वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी, आगे जाके सेल्स एक बड़ी बेतरतीब जो तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे तो रोजाना हजारों लाखों सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। ठीक है, तो वो एक कंट्रोल तरीका होता है, लेकिन जब ये अनकंट्रोल हो जाए तो ये फिर इस तरह का जो है बेतुके से सेल्स के जो मैसेज हैं, ठीक है, इस तरह की जो रसौलियां हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कैंसर बोलते हैं। तो अगर ये फेफड़े में होगा तो हम इसको फेफड़ों का कैंसर बोलेंगे। सरतान यानी कैंसर से मुराद जिस्म के किसी हिस्से में सेल्स की तादाद में बेकाबू इजाफा है, यानी कि ये बेकाबू इजाफा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। जब फेफड़ों में गैर फैली सेल्स के मजमूए बन जाए तो उसे हम फेफड़ों का कैंसर बोल देते हैं। ये इसकी तारीफ है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, क्योंकि दुनिया की हरकतें भी अच्छी नहीं है, हमारी एयर का जो इंडेक्स है वो अच्छा नहीं है, गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, उनकी पोल्यूशन चेक करने वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, वरना जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि गाड़ी का पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट है वो बकायदा बनाया जाता है, वो हर साल पोल्यूशन चेक करते हैं बकायदा गाड़ी को, वरना वो गाड़ी को रोड पे नहीं चलने देते। तो यहाँ हमारे मुल्क में इस तरह का कोई चीज़ें नहीं है। वजूहात क्या है कैंसर की फेफड़ों के? कैंसर करने वाले केमिकल्स जिन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो कार्सिनोजेंस की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, कार्सिनो मतलब कैंसर। ठीक है, तो कार्सिनोजिन वो होंगे केमिकल्स जो कैंसर काज करेंगे। मसलन जो जलते वाले तंबाकू में पाए जाते हैं। ठीक है, जब तंबाकू जलता है तो उससे कार्सिनोजिन्स निकलते हैं, उनको हम कार्सिनोजिन्स बोलते हैं। ये एक तरह का कार्सिनोजिन हो गए। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये जो शुआएं होती हैं, ठीक है, ये भी कैंसर काज करती हैं, ये भी कार्सिनोजिन्स हैं। वायरल इन्फेक्शन, ये भी कार्सिनोजिन है। तो तीन कार्सिनोजिन्स के नाम अगर आपसे पूछे जाएं तो आपने बताने हैं। एक, तंबाकू के धुआं जब जलता है तो वो कार्सिनोजिन बन जाता है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, और वायरल इन्फेक्शन है, वायरस भी कैंसर का सबब बनती हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बोर्ड में सवाल आता है कि एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग में बेटा जी क्या फर्क है? देखें बेटे, एक्टिव स्मोकिंग वो होती है जब एक बंदा खुद स्मोकिंग करता है ना, तो हम कहते हैं कि वो एक्टिव स्मोकर है। ठीक है, और पैसिव स्मोकिंग ये है कि एक बंदा बेचारा स्मोकिंग कर नहीं रहा, लेकिन दूसरे बंदे का जो सिगरेट की जो टिप है उसकी नोक से धुआं निकलकर उसकी तरफ आ रहा है, उसका बेड़ा गुल कर रहा है, वो बंदा बेचारा पैसिव स्मोकर बन जाता है बिला वजह का ही। ठीक है, तो पैसिव स्मोकिंग, ये सवाल आता है कि पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग की निस्बत क्यों खतरनाक है? देखें बेटे, जो बंदा एक्टिव स्मोकर होता है ना, जो सिगरेट पी रहा होता है, नुकसान उसे बहुत हो रहा है, मैं ये नहीं कहता नहीं होता, लेकिन उसे उस बंदे की निस्बत कम हो रहा है जो उसकी वजह से उसकी सिगरेट की जो किनारे से निकलने वाला धुआं दूसरे बंदे को मुतासर कर रहा है, उस बंदे को ज्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि जो बंदा वो सिगरेट खुद पी रहा है वो तो फिर भी फिल्टर लगा हुआ है पीछे, कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं वो अंदर जाने से, कार्सिनोजिन्स, कुछ ना कुछ तो बचत हो रही है। लेकिन जो टिप से धुआं निकल रहा है वो सीधा धुआं जल के सारे डायरेक्ट कार्सिनोजिन अगले बंदे बेचारे को, पैसिव स्मोकर को दे रहा है, तो उसको नुकसान ज्यादा है। तो पैसिव स्मोकिंग यानी किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के जरिए अंदर जाना, यह है पैसिव स्मोकिंग की डेफिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ये भी फेफड़ों के कैंसर की एक वजह है। यानी कि आप सिगरेट नहीं पी रहे, दूसरा बंदा पी रहा है, ठीक है, तो ये सोशली एक बहुत बुरी हरकत है कि दूसरा बंदा सिगरेट पी रहा है और उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो ये एक गुनाह है एक तरह का। सिगरेट के जलते किनारों से निकलने वाला धुआं इस धुएं से ज्यादा खतरनाक है जो सिगरेट पीने वाला बाहर निकालता है। तो जो सिगरेट पीने वाला है वो एक्टिव स्मोकर है, और जो बेचारा फ्री में ही जो है वो मुतासर हो रहा है वो पैसिव स्मोकर है, उसको कैंसर का खतरा ज्यादा है। अलामात क्या है बेटा फेफड़ों के कैंसर की? इसकी आम अलामात सांस की तंगी है, ठीक है, खांसी। अब इसकी एक स्पेशल खास अलामत है जिसमें खून की खांसी भी शामिल है, ठीक है, और वजन में कमी होना। जाहिर बात है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं काम करेगा तो बाकी चीजें, ऑर्गन कहाँ से काम करेंगे? इलाज, कैंसर के मरीज का इलाज एक या ज्यादा तरीकों से किया जाता है। एक तो सर्जरी करके जो क्लॉट है उसको निकाल दिया जाए, ठीक है, कीमोथेरापी है, ये ड्रग्स दी जाती हैं, थेरापी मतलब इलाज करना, रेडिएशन थेरापी, अद्विया से इलाज करना, कीमोथेरापी है। और रेडिएशन थेरापी से क्या मुराद है? रेडिएशन मतलब ये शुआएं हैं और थेरापी मतलब इलाज करना। रेडिएशन से जो इलाज करते हैं वो, उसको हम रेडिएशन थेरापी बोलते हैं। तो फेफड़ों का कैंसर है दुनिया भर में सबसे ज्यादा तशखीस होने वाला कैंसर है भाई।
ये आपने करना है अच्छे तरीके से। जो नए कैंसर केसेस की कुल तादाद का तकरीबन 12.4% है, यानी कि जितने भी नए कैंसर के केसेस दरियाफ्त हो रहे हैं उसमें से 12.4% ये जो है ये सिर्फ फेफड़ों का ही कैंसर है। और ये कैंसर दुनिया में सालाना 1.5 मिलियन, तो 15 लाख से ज़्यादा मवात का सबब बनता है। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख बंदा ये कैंसर से मरता है, इसकी वजह से, फेफड़ों के कैंसर की वजह से। पाकिस्तान में फेफड़ों का कैंसर सालाना नए कैंसर केसेस की कुल तादाद का करीबन 5.1% है। और ये इन्होंने ये जो डाटा लिया है ये अपने पास है नहीं छोड़ी बेटा, ये रियल डाटा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की वेबसाइट से इन्होंने लिया है, पब्लिकेशन से लिया है, ठीक है। तो पाकिस्तान में सालाना जितने भी कैंसर के केसेस आ रहे हैं उनमें से 5.1% जो कैंसर है बेटा वो फेफड़ों का है। कैंसर की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें से जो 5.1% है ये बहुत ज़्यादा एक रेशो है। यानी कि 100 बंदा कैंसर का तशखीस किया, उसमें से 5 से ज़्यादा बंदे ऐसे थे जो कि फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। हर साल तकरीबन 22,000 फेफड़ों के कैंसर के नए केसेस सामने आते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है। तो ये था बेटा जी आपका डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। 5 डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन हाजिर है बच्चे, आप वहाँ पूछ सकते हैं। क्विज़ मैं साथ साथ अपलोड करता हूँ, आप चैनल पे जाके क्विज़ सेक्शन में जाके इसको कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों के लेक्चर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के और इंग्लिश के साथ मैं सब अपलोड कर रहा हूँ। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।